हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का, यानी डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया, जी हाँ मेरे दोस्त, उसका सेंट्रल आइडिया और उसके अलावा जो पैसेज बेस्ड, जी हाँ मेरे दोस्त, पैसेज बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे इस वीडियो में हम देखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो 2023 का लेटेस्ट जो पेपर पैटर्न है या लेटेस्ट सिलेबस आप लोगों का, एक तरह से मैं बोलूँ, ठीक है, तो उससे पूरा का पूरा बदल दिया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं आप लोग के 2022 में जो पेपर आया था वो, और अभी जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा जो 2023 में जो, ठीक है, वो बिल्कुल भिन्न रहेगा। उसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए पिछले मतलब साल क्या था, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिएगा कि उसमें जो सेंट्रल आइडिया था ना, जो आप मतलब सेंट्रल आइडिया याद करते थे, वो सेंट्रल आइडिया लिखिए या उसके स्थान पे और आपका ऑप्शन रहता था कि 4 लाइन का एक पोएम लिख लीजिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जी हमारे दोस्तों, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार आप लोगों को सेंट्रल आइडिया नेसेसरी कर दिया है, यानी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे जो आपका पोएट्री वाले सेक्शन में और सेंट्रल आइडिया आप लोग का 3 मार्क का होता है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और उसके अलावा क्या पूछेगा इस बार कि पिछले साल आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिएगा। पिछले ईयर क्या क्या था कि देखिए आप लोग का जैसे एक ये पैसेज देगा, पैसेज देने का मतलब कि पोइट्री की मतलब 4 लाइन्स या पूरा पोएम दे देगा आप लोग को, और उससे रिलेटेड आप लोग का 2 क्वेश्चन पूछता था, और वो दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना था 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रश्न आप लोग को पोएट्री सेक्शन से नहीं पूछेगा। तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए आपका जैसे एक ये मतलब पोएट्री की कुछ लाइंस दे दिया, जैसे मैं ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का, तो इसे ले लिया हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड 2 थे, जी हाँ मेरे दोस्त, 2 थे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये जो लाइंस लेगा उन्हीं लाइंस से रिलेटेड आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, और 4 थे ऑप्शन आपका दे देगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना डस्ट ऑप्शन, उसका ले लिया है, और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ है। आपके एग्जाम में केवल 2 पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने ले लिया है, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिए कि 100% इससे ये आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। इसका सेंट्रल आइडिया तो 100% आप लोग एग्जाम फंसेगा। और उसके अलावा ये जो ना ये आपका ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ये पैसेज बेस्ड, इसका भी चांसेस है कि फंस जाए, ठीक है। तो चलिए इन सबको हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका ये सेंट्रल आइडिया, चलिए सेंट्रल आइडिया बाद में करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग का या सेंट्रल आइडिया ही चलिए पहले करा देता हूँ, ठीक है। देखिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग का। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने कविता जो है उससे क्या सीखा, उसके अलावा इसका मतलब एक केंद्रीय भाव क्या है, उसको मतलब अपने शब्दों में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो ये चैप्टर है, इसका आप लोग सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, आप लिखोगे शुरू में, आप जानते हो कि डस्ट ऑफ स्नो एक क्या है, पोयम है, और काफ़ी शॉर्ट पोयम है, और जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एक लाइन बना दोगे, और यह एक अमेरिकन पोएट है, तो इससे रिलेटेड आप एक लाइन बना दोगे कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि व्हेन दी पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। आप लोगों ने ये पोएट्री वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि मतलब जो लेखक थे, ठीक है, वो क्या थे, वो मतलब हेमलॉक ट्री के मतलब जब नीचे थे, तो क्या हुआ कि उन पे मतलब स्नो की कुछ बर्फ, मतलब वही बर्फ की कुछ कण गिरे, ठीक है। और वो किसने गिराया, तो वो कौवे के कारण, कौवे के कुछ हलचल के कारण उनके ऊपर मतलब गिर गया बर्फ, और उसके कारण पहले उनका मूड खराब था, और फिर उनका मूड उस बर्फ के गिरने के कारण चेंज हो गया। और किस प्रकार चेंज हुआ कि वो पहले दुखी थे, और फिर मतलब बर्फ गिरने के बाद वो खुश हो गए, और इस प्रकार उनका जो आगे का समय था, मतलब जो वो दुखी थे उसके कारण खराब होने वाला था, वो बच गया। तो उसी को आप कैसे इस चैप्टर में, और मतलब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, इससे सीखने को मिलता है ये कि वो छोटा सा पल, वो छोटा सा समय, मतलब जब उनके ऊपर बर्फ गिरा, ठीक है, और वह क्या किया कि उनके पूरे मतलब आगे के समय को खराब होने से बचा लिया। मतलब वो छोटा सा एक समय है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हाईलाइट कर कर आपको ये सेंट्रल आइडिया बना देना है। चलिए देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से इसको लिखा हुआ है, मैं एक एक पढ़ देता हूँ। देखिए
आप लोग लिखोगे कि देखिए थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, तो अगर आप मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो यार आप मैनेज कर लेना, ठीक है। देखिए डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और हमेशा आप कंपोज बाय आप यूज करना शब्द, रिटन बाय मत यूज करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि वेन दी पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, ठीक है, मतलब जब पोएट हेमलॉक ट्री के मतलब अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। सडनली स्नो फॉल ऑन दी पोएट, मतलब अचानक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सडनली स्नो फॉल ऑन दी पोएट, मतलब अचानक जो बर्फ था, स्नो था, वह उनके पोएट के ऊपर गिरा, ठीक है। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, यहाँ पे देखिए ये शब्द लिखा हुआ है कि डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब कौवे के कुछ हलचल के कारण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब कौवे के कुछ जो कौवा था, ठीक है, क्रो था, उसके कुछ मूवमेंट के कारण यह बर्फ उनके ऊपर गिरा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, यहाँ देखिए एक शब्द यूज हुआ है फिनोमिना, इसके जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हो। जो फिनोमिना शब्द एक लेटेस्ट काफ़ी आधुनिक और मस्त शब्द है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है, काफ़ी इंगेजिंग लगता है, ठीक है। बाकी इसके जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हो, उसका भी मतलब होता है घटना, ठीक है। तो यही लिखा है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना, यह साधारण ये घटना थी भैया कि वो नीचे थे हेमलॉक ट्री के, तो एक कौवा आया और बैठा और उसके कारण उनके ऊपर बर्फ गिर गया, तो ये तो नेचुरल सिंपल घटना है। तो ही यहाँ पे लिखा गया है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, ठीक है, चेंजेस पोएट मूड, पोएट का क्या करता है, मूड चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि और उसके बाद मूड किस प्रकार चेंज करता है, आप लोगों ने पोएट्री में पढ़ा होगा कि उनका मतलब पूरा वो खुश हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि एंड ही बिकम हैप्पी, मतलब वो खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से सीखने को जो मिलता है उसको हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे व्यक्त कर दिया है एक छोटी सी लाइन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डैट मीन्स, ठीक है, डैट मीन्स अ मोमेंट, एक मोमेंट एक क्षण, ठीक है। डैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, क्या है, डैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। देखिए सिग्निफिकेंट आपका इम्पोर्टेंट जो होता है ना, उसका साइनोनियम है, यानी परिवाची है। आप इसके जगह पे इम्पोर्टेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ लार्जर इम्पोर्टेंट उसको आप यहाँ पे रखोगे तो मतलब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो शब्द यूज हुआ है, आप देखिए। ओके चलिए यार एक मिनट, ये लड़के व्हाट्सअप ग्रुप में फ़ोन करने लग रहे हैं और दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं था कि ये जो सिग्निफिकेंट शब्द है ना, आप इसी का उपयोग कीजिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द का उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है। चलो तो आई होप आप लोग को ये जो सेंट्रल आइडिया है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना, तो ये हम लोग का देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का ये मेरा नंबर मिल जाएगा, आप इस पे जुड़ जाइएगा, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए मैं इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग का ये पूरा का पूरा ये पोएम है, देखिए मैंने ये पूरा का पूरा पोएम ले लिया है, आप लोग का फर्स्ट वाला, ऐसे ही आपका 4 मतलब की तो लाइन दे देगा आपके एग्जाम में, या पूरा का पूरा लाइन दे देगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन बनाकर पूछेगा ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन बनाया है कि वेयर वाज द क्रो, कौवा कहाँ था, तो इन दी स्काई, ऑन दी ग्राउंड, ऑन दी हेमलॉक ट्री, ऑन दी स्नो, कहाँ था। तो भाई हम सब जानते हैं कि कौवा जो था हेमलॉक ट्री पे था, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट डिड शेक ऑन इट, यानी वही कहने का मतलब मतलब एक तरह से पोएट के ऊपर क्या गिरा, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो देखो हम सब ने यहाँ मतलब पढ़ा कि डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उनके ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इसी का मतलब चैप्टर का भी नाम पढ़ा है, मतलब बर्फ का छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा गिरा, ठीक है। तो लड़के देखो इस ऑप्शन में क्या करते हैं कि यहाँ पे डस्ट लिखा है, यहाँ पे स्नो लिखा है, तो लड़के इस ऑप्शन को सबसे पहले चूज कर लेते हैं, भाई स्नो गिरा, बर्फ गिरा, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि एक तरह से इस पैसेज के अनुसार जो राइट आंसर है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये इसका देखिए थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो आप ये 100% सही है, ऐसा नहीं कि ये सेकंड ऑप्शन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ऐसे ही एग्जाम मतलब जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, और आप समझते हो कि ये हलवा क्वेश्चन है और आप गलती कर जाते हो, ठीक है। चलो ये हम लोग का बी क्वेश्चन हो गया। सी यानी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सारा मैंने यहाँ पे हर जगह ये आपका पैसेज लिख दिया, जिससे बार बार मुझे ऊपर जाकर आपको दिखाना ना पड़े। तो व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन्स, ओके, जो रूड शब्द है उसका
मतलब नहीं है। और इनमें से, इन चारों में से देखिए यहाँ आपका यहाँ एक शब्द यूज हुआ है रूड, इसी को लेकर, ठीक है, जैसे ये तो एक हार्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे व्हाट डज दी वर्ड रूड नॉट मीन्स, जो रूड शब्द है उसका मतलब नहीं है, ठीक है। और ये चार ऑप्शन दिए, तो इसमें से कौन सा रूड का मतलब नहीं है? देखिए रूड रिग्रेट, रूड मतलब वही पछताना, रिग्रेट, या लैमेंट, लैमेंट में भी पछताना होता है, और रिपेंट मीन्स भी पछताना होता है। लेकिन यहाँ जो थर्ड जो शब्द है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट, कंटेनमेंट, ठीक है, कंटेनमेंट, इस शब्द का मतलब होता है संतोषजनक या संतोष करना, ठीक है। तो इसका मतलब जो रूड शब्द है इसका मतलब ये नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वही तो बोल रहा था कि इसका जो मतलब नहीं उसको आप छाटिए, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चौथा प्रश्न क्या बोला है कि व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। तो देखिए आप जब ये पोएम पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि मतलब जो पोएट है उसका मतलब माइंड कैसा था, ठीक है। तो देखो आप अभी हमने सेंट्रल आइडिया में भी देखा, ठीक है, कि मतलब पहले वो दुखी था और फिर बर्फ गिरा, उसके बाद वो खुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हैप्पी था, अमेजिंग था, चीयरफुल, सारोफुल। तो देखो यहाँ पे हैप्पी और अम्यूजिंग और चीयरफुल, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, खुश, ठीक है। कहीं ना कहीं इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, खुश। लेकिन सारोफुल मीन्स दुखी, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो दुखी ही था भाई, मतलब बर्फ गिरने से पहले, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड आप फोर्थ आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने यही चार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया था। इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे मतलब आपको कराऊंगा सारी चीज़ें, हर एक चैप्टर का। बाकी आप ये मतलब नहीं जुड़े हो आप व्हाट्सएप से, तो इस पर मैसेज कर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। और अपना जो चैनल ये है सुपर फास्ट क्लासेस, इसे आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए, थैंक यू।